कल जहाँ तक हमारा क्लास ख़त्म हो चुका था, लास्ट में क्या पढ़े थे हम लोग? सरकार का प्रस्ताव 1913 के बारे में पढ़े थे। अब उसके बाद जो अगला आयोग है वो हम लोग पढ़ते हैं सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, सैंडलर यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, जो 1917 में आया था। आपको 1917 का कुछ घटना याद है? 1917 में कौन कौन सी घटनाएं घट रही होगी भारत में? पहला बात तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब यहाँ नहीं, मतलब विश्व के स्तर पे चल रहा था, तो हम लोग भी शामिल हुए थे। अनचाहा, बिना इच्छा का हम लोगों को भी घसीटा गया था। दूसरा, 17 में चंपारण सत्याग्रह भी चल रहा था, है ना। और भी कई सारी घटनाएं हैं, मतलब मोटा मोटी जो मेन घटना था हम लोगों के लिए वो ये 2 घटना चल रहा था उस समय। लेकिन साथ ही साथ उस समय शिक्षा में भी बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन की कोशिश कर रही थी। ये जो सैंडलर कमीशंस है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अध्यक्षता था, जो सैंडलर जो नाम पड़ा है, दरअसल उनका पूरा नाम क्या है हमारा? एनी सैंडलर, ठीक है। ये एक्चुअली ये ब्रिटेन में किसी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत बड़े प्रोफेसर वगैरह थे, तो उनको बुलाया गया था कि आप शिक्षा से संबंधित भारत में सुझाव दे दीजिए। तो चलिए, वैसे भी सुझाव जिससे भी मांगा जाएगा वो शिक्षा के स्तर पर काफ़ी बेहतरीन होंगे, तभी तो उनको बुलाया जाएगा सुझाव देने के लिए। तो इनको बुलाया गया, तो ये फिर यहाँ आए और यहाँ के कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, और जो प्राइमरी स्कूल के लेवल से लेकर के मिडिल स्कूल के लेवल तक सभी जो यहाँ पर जो सिस्टम पहले से चल रहा था, जो इससे खास करके जो पहले सरकार का जो प्रस्ताव था 1913 वाला, और उससे जस्ट पहले जो आप लोग को पढ़ाए थे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, जिसको कि रेले आयोग वगैरह जो मतलब कि जो कहते हैं, तो इन दोनों का इन्होंने विरोध किया। पिछली कमीशंस का इन्होंने विरोध करेगा, क्योंकि पिछले जो 1904 वाले जो रेले कमीशंस था उसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे बात किया गया है? प्राथमिक में नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन पे बात किया गया। यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे जो पढ़ाई लिखाई चल रहा था उस पर बात कर रहा था। जबकि इनका मानना था, जो एनी सैंडलर था उनका ये मानना था कि जब तक किसी भी विद्यार्थी को अगर बुनियादी शिक्षा से अगर ठीक से नहीं जोड़ा जाएगा, तो आगे चलकर अगर हायर एजुकेशन जब वो लेगा, कॉलेज के स्तर पर जब वो पढ़ाई करेगा, तो काफ़ी वो पिछड़ जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि नहीं, हायर एजुकेशन के साथ साथ उनका ये मानना था कि प्राइमरी लेवल का एजुकेशन और मिडिल लेवल का एजुकेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कह रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए, इसको पहले इसको देखते हैं। ये रिपोर्ट में क्या बोलते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को क्या करना चाहिए, मतलब ये जो ऑब्जर्व करते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो वहाँ पर चल रहा था उसको ठीक से उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को रिसर्च किया, मतलब उनके जो पढ़ाने लिखाने का जो तरीका था उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर इसको ठीक करने के लिए सुझाव देगा। क्या सुझाव देगा वो तो हम लोग नीचे देखेंगे ही देखेंगे। दूसरा बात ये कहते हैं कि माध्यमिक स्तर यानी कि मिडिल स्कूल के लेवल पर और प्राइमरी स्कूल के लेवल पर भी शिक्षा का क्या होना चाहिए, सुधार होने की ज़रूरत है। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि इस जो विश्वविद्यालय आयोग है इसमें 2 भारतीय भी शामिल थे। तो पहला कौन है? आशुतोष मुखर्जी, और दूसरा कौन है? जियाउद्दीन अहमद। तो जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी, इन दोनों को भी शामिल किया जाएगा इस कमीशन में। इनसे भी सुझाव मांगा जाएगा, चूँकि भारतीय हैं तो भारतीयों की समस्या को ये कहीं बेहतर बता पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो एग्ज़ाम में क्या ऑप्शन में, मतलब कि क्वेश्चंस कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग में भारतीयों को भी शामिल किया गया था? तो कौन, वैसे इससे पहले कई सारे, हाँ, हंटर आयोग में भी था, 8 भारतीयों को शामिल किया गया था। लेकिन अगर आशुतोष मुखर्जी के बारे में पूछता है कि निम्नलिखित, आशुतोष मुखर्जी निम्नलिखित में से किस आयोग से संबंधित थे, या हो सकता है ये पूछ देगा कि सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग में कौन कौन से भारतीय शामिल थे, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे बीपीएससी के क्वेश्चंस में तो ये दोनों भी डाल देगा, ताकि ई नंबर पर आपका ध्यान जाए और ई ही उसका सही आंसर होगा। देखिए, आप लोग पीछे बदमाशी मत कीजिए, जब अब हो गया ना, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं और हरकत प्राइमरी स्कूल वाला हो रहा है, वरना आप लोग को अलग अलग बिठाएंगे कल से। बात समझ में आया? तो कौन कौन से थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। अब इनका रिकमेंडेशन, सुझाव देखते हैं क्या है इनका। ये कहते हैं कि पहले माध्यमिक स्तर की शिक्षा को आप बेहतर कीजिए। बेहतर करने के लिए हम एरो को ऊपर के जो है निशान लगाए हुए, इस एरो से क्या पता चला वो बेहतर हो रहा है, अगर डाउन होता तो खराब होता। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा को आप बेहतर कीजिए, इससे क्या होगा, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मतलब बेसिक अगर आपको जड़ अगर अच्छा होगा तभी तो तने और पत्ते बेहतर होंगे। सेकेंड पॉइंट इनका क्या कहना है कि विद्यालयी शिक्षा का जो टाइम पीरियड है वो कब तक का होना चाहिए, यानी स्कूलिंग एजुकेशन 12 वर्ष तक में आप दे करके उसको
फिनिश कर दो। 12 साल के बाद बच्चा कहाँ पढ़ेगा? कॉलेज में पढ़ेगा। और अभी की हाल देख लो, अभी की हालत क्या है कि जो मतलब कम 5 साल तक तो वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, मतलब वो बस यूं ही प्ले स्कूल वगैरह में क ख ग घ सीख रहा होता है, ABCD सीख रहा होता है, या अगर कोई मुस्लिम है वो अली बे ते सीख रहा होगा, है ना। तो विश्वविद्यालय स्तर पर वो कहते हैं कि 12 वर्ष तक का स्कूलिंग हो। 12 वर्ष के बाद कहता है कि विद्यार्थी को माध्यमिक शिक्षा के बाद सीधा विश्वविद्यालय की शिक्षा दिया जाए। मतलब माध्यमिक स्तर पर आप पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद सीधा उसको कहाँ पहुँचा दो? विश्वविद्यालय। वहीं से वो आराम से इंटरमीडिएट भी करेगा और वहीं से वो आराम से PG वगैरह सब करेगा। आज भी वही फैसिलिटी है ना, अभी भी तो वही चल रहा है ना। हालांकि सरकार अभी ये चीज़ और किया, सरकार एक चीज़ और किया कि जो अभी जो जहाँ पर कि +2 जो 10th तक का स्कूल था उसी में 11 12th भी ऐड कर रखा है। अभी जो नया वाला सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है, समय के हिसाब से चीज़ें बदलनी भी चाहिए कि +2 तक आप यहाँ पढ़िए, उसके बाद फिर जब आपको ग्रेजुएशन वगैरह करना हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो, तो आप फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाइए, एडमिशन लीजिए कॉलेज में। तो उस समय का तो चलो ये रिकमेंडेशन था, जो हम लोग भी इसी तरह से पढ़े भाई, जो माध्यमिक स्तर के बाद से सीधा विश्वविद्यालय के स्तर पर हम लोग जुड़ गए। ठीक है, चलिए, तो विश्वविद्यालय के स्तर पर आपको +2 दिया। हालांकि अभी तो वैसा नहीं है, अभी जो डिग्री मिलता है आपको +2 वगैरह का, वो तो हमारा बिहार शिक्षा बोर्ड ही देता है, वही 10th का भी देता है। तो ग्रेजुएशन के लेवल पे जाएंगे अभी हम लोग, तब विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं। मतलब पढ़ते वही कॉलेज में है, लेकिन डिग्री दोनों अलग अलग। जैसे मान लीजिए आप TNB कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटर कर रहे हैं तो इंटर का जो डिग्री मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? BSc BC मिलेगा अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो। और जबकि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ से मिलेगा, है ना। तो ये वाला सिस्टम चल रहा था। तो चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इंटरमीडिएट के बाद स्नातक होता है, वो तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट के बाद जो स्नातक होता है वो कितने टाइम का होना चाहिए? 3 वर्ष का। अभी भी 3 साल का होता है, 3 वर्ष का होना चाहिए। और उसमें से जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, मान लीजिए जो बेहतर अच्छा स्टूडेंट है, वो अगर आगे की पढ़ाई अगर करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं? ऑनर्स को अलग चुन सकते हैं और सामान्य को, अभी जैसे कैसे हम लोग ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं कि ऑनर्स अलग चुनते हैं, सब्सिडरी अलग चुनते हैं। तो मान लीजिए कोई भी जिसका जो सब्जेक्ट से करना चाहे वो आराम से कर सकता है। तो अभी जो फिलहाल आपको सिस्टम जो दिख रहा है वो काफ़ी हद तक ये आपको सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग के जैसा दिख रहा है। तो ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद उन्होंने और भी कई प्रकार का सुझाव दिया, तो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ से आपको हम लिख के दिखाते हैं। तो थोड़ा सा पॉज कर दीजिए वीडियोस को, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अब सैंडलर आयोग का एक और चीज़ कहना क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में आप देख रहे हैं बार बार ये कलकत्ता विश्वविद्यालय पे इनका ध्यान ज़्यादा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय को कहते हैं, इनके बारे में इनका ये सुझाव है कि भारत सरकार से इनको मुक्त कर देना चाहिए। मतलब कि कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ पर किसी भी प्रकार से भारत सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं होना। अच्छा, उस समय भारत सरकार का मतलब क्या है? ब्रिटिश सरकार, यानी कि जो वायसराय का जो टाइम चल रहा था, कौन होगा उस समय वायसराय? 17 में नाम भूल गए हैं सर, 5 के बाद करजन के बाद ही आएगा, वो जरा सा देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कौन है। तो भारत सरकार से इनको क्या करना चाहिए? मुक्त कर देना चाहिए। और कलकत्ता विश्वविद्यालय को सीधा किसको दे देना चाहिए? बंगाल सरकार। क्योंकि उस समय अलग अलग प्रांत के गवर्नर अलग अलग होते थे, उन सारे गवर्नर को कोई एक व्यक्ति क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब वो कौन था? वायसराय। तो बम्बई का अपना अलग गवर्नर, मद्रास का अलग गवर्नर, ये आपका ये बिहार का बंगाल का अपना अलग गवर्नर होगा, और एक कौन होगा? वायसराय। तो वायसराय से मुक्ति मिल जाना चाहिए, यानी कि भारत सरकार से मुक्त हो जाना चाहिए। और ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है वो बंगाल सरकार के अधीन कर देना चाहिए, और वो जैसे चाहे वैसे आराम से चलाए। ठीक, जो बंगाल का उस समय गवर्नर होगा वही बंगाल सरकार हुआ। भारत सरकार जो वायसराय था, जो हाँ, सब तो ब्रिटिश ही है, भारत थोड़ी होंगे, भारतीय थोड़ी होंगे इसमें कोई भी। अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए, मतलब कि सभी जगह से सारे लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटीज आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो काफ़ी डिस्टेंस भी लोगों को ट्रेवल करना पड़ता था, और यूनिवर्सिटीज़ पे बर्डन भी बहुत होता था। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना होता है, एडमिशन लेना होता है, क्लासेस करानी होती है, और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करानी पड़ती है। तो कहते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए ढाका में एक अलग विश्वविद्यालय खोलने की ये बात कह रहा कि ऐसा करो। ढाका जो अभी ढाका कहाँ पर पड़ता है हमारा? बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका में एक अलग यूनिवर्सिटीज़ खोला जाए, और इसी प्रकार से अन्य जगह भी ऐसी व्यवस्था हो। मतलब कि ऐसा सिस्टम, मतलब कि और भी छोटे छोटे स्तर पर
बम्बई में भी होना चाहिए, मद्रास में भी होना चाहिए, हालांकि वहाँ पर तब तक विश्वविद्यालय खुल भी जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया ये जो यूनिवर्सिटीज़ होगा इसमें टीचर ट्रेनिंग की भी सुविधा हो, क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, फिर तो वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए और क्या बोलता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए अलग बोर्ड बनाना चाहिए। मतलब महिला शिक्षा के लिए इनको अलग से गंभीर प्रयास करना होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी महिला शिक्षा की बात कई सारे आयोग ने किया है, लेकिन अभी भी वैसा काम हो नहीं पाया। महिलाओं की भागीदारी यूनिवर्सिटीज़ में वैसा दिखता नहीं है। जैसे आज भी आप कभी IIT कॉलेज वगैरह चले जाइए, वहाँ पर लड़कियों का जो औसतन जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, क्लास में बहुत कम लड़कियाँ होती हैं। जबकि आप मेडिकल वाले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखता है ना। तो जैसे पैरामेडिकल वगैरह में आप देखिएगा वहाँ पे लड़कियों की संख्या दिखती है, जबकि जो टेक्निकल वाले फील्ड होते हैं वहाँ पर लड़कियों की संख्या कम होती है। तो ये थोड़ा सा क्या है, चिंताजनक स्थिति है। तो IIT भी जैसे अभी इस चीज़ पे सुधार करने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा क्या करे कि महिलाओं की यानी कि जो लड़कियों का जो है वहाँ पर परसेंटेज क्या हो, बढ़े। तो ये था हमारा क्या टोटल सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग था। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हार्टोग समिति। इसको मिटाए फिर तो पॉज कर लीजिए। देखिए हार्टोग कमीशन क्या था हमारा, जो 1929 में आया था। अब इनका नाम क्या है पूरा, सर फिलिप हार्टोग। अब ये भी बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के जो सिस्टम चल रहा है विश्वविद्यालय के स्तर पर, ये भी सुधार की बात करेंगे। इनका सबसे पहला क्या है सुझाव कि प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया जाए एवं सुधार एवं एकीकरण की नीति को अपनाया जाए। मतलब ये प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी सीरियस दिखते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन के राष्ट्रीय महत्व पर, मतलब प्राइमरी एजुकेशन में आपको ज़्यादातर क्या मतलब कि इसमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो राष्ट्रीय महत्व का चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया जाए, मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है पूरा राष्ट्र के स्तर पर, पूरा देश के स्तर पर सभी को मिलना चाहिए, ये इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब समझने क्या बोलना चाह रहा है, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया जाए, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा को पूरे देश के स्तर पर लागू किया जाए, पूरे राष्ट्र के स्तर पर लागू किया जाए। एवं इसमें सुधार की भी ज़रूरत है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार की भी ज़रूरत है और उसमें एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन की ज़रूरत है। और सभी जगह पर जो प्राइमरी एजुकेशन का जो सिलेबस हो वो कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। एकीकरण समझ रहे हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन पूरा देश के स्तर पर लागू होना चाहिए। दूसरा बात ये क्या कह रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन में जो भी चीज़ जो खामी है उसको आप सुधारिए। और तीसरा क्या बोल रहा है कि उसको सभी जगह पर एक ही सिलेबस रखना चाहिए। बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कहते हैं कि ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा दिया जाए। बोला जो गांव का बच्चा है उसको मिडिल स्कूल तक केवल पढ़ाओ, उसके बाद उसको यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा दी जाए और इसके बाद सीधा इसको क्या बोलना चाहिए, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। कि मिडिल स्कूल तक आप पढ़ लिए, हो गया, अब सीधा आपको क्या पढ़ना है, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, ताकि आप व्यापार वगैरह रोजगार वगैरह आसानी से आपको मिल सके। आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। कमाल का है, मतलब ये सिफारिश है भाई। तीसरा, उच्च शिक्षा किसको मिलना चाहिए, केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो कि क्या हो, योग्य हो। उच्च शिक्षा सभी को नहीं मिलना चाहिए। जैसे आज क्या है, आज ग्रेजुएशन कोई भी कर सकता है। 10th पास करने से भी ज़्यादा इजी है ग्रेजुएशन में पास करना, है ना, इजी। लेकिन अभी क्या है कि योग्य नहीं देख रहा है। अभी तो सरकार ये चाहती है भाई कि सब लोग पढ़ो, सब लोग आगे बढ़ो। अब पहले क्या होगा कि अगर आप मतलब कि ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में अगर आप पास करोगे तो मतलब योग्यता पहले आपको साबित करना होगा, तभी आपको कॉलेज में जाने के लिए मिलेगा, तभी आपको हायर एजुकेशन मिलेगा। तो उस समय जो भी वाकई में जो हायर एजुकेशन लिए होते थे वो सच में ग्रेजुएट का मतलब सही ग्रेजुएट होता था। और अभी क्या है ग्रेजुएट का मतलब, उसको अपना पूरा सब्जेक्ट पूछ लीजिए, उसमें कन्फ्यूजन है। सिलेबस पूछ लीजिए, सिलेबस नहीं पता है। सच बता रहे हैं आपको। ऑनर्स में क्या वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई क्या था मेरा, सोशियोलॉजी था कि बोटनी था, पता नहीं चल रहा है। अब कहाँ सोशियोलॉजी कहाँ बोटनी, वो तो जब गेस्ट पेपर खरीदने, जब एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है अच्छा मेरा ये ऑनर्स था। तब आनंद फानंद में जल्दी जल्दी जा करके हल्का गेस्ट पेपर खरीदा जाता है। और फिर वही होता है कि वो गेस्ट पेपर का सही इस्तेमाल कहाँ पर होगा, एग्जाम हॉल के अंदर ढूंढने में। क्वेश्चन जब पहली बार देखा जाता है उसको मिलाया जाता है, क्वेश्चन यही तो। अब थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है फिर दिक्कत हो जाता है ढूंढने में। फिर ढूंढ करके उसको आराम से फाड़ा जाता है
और उस किताब को सही से रखा जाता है। उसके बाद किताब क्या होता है, लगभग तो सारा फट ही जाता है। उसके बाद आराम से धर के उसको क्या चीज़, उसके बाद फेंक देता 80 रुपये जो लगाता है उसी दिन के लिए लगाता है। 80 रुपये जो एक गेस्ट पेपर पे खर्चा होता है वो उसी दिन के लिए होता है। समझ रहे बात को। अब ये जो कमीशंस था उसका तो देख ही नहीं, ये थोड़ा सा अजीब बात इसका लगा कि ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ना है और हायर एजुकेशन के जगह पर आप क्या कर लो, ITI कर लो। सीधी सी बात है, अभी के हिसाब से देखा जाए तो क्या कर लेना है, ITI कर लो, या फिर जो छोटा मोटा बिजनेस का अगर आइडिया चाहिए तो वो कर लो। सीधी सी बात है कि रोजगार परक शिक्षा लो, आपको ज़्यादा PhD वगैरह करने का जरूरत नहीं है। गाँव के लोगों या रोजगार मिल जाएगा, पर्याप्त है। शहर के लोग जो बड़े बड़े हाई क्लास के लोग हैं, अब वो अपना योग्यता साबित करेंगे तो उनको मिलेगा। ये थोड़ा सा इसमें खामी दिख भी रहा है ना। तो हाटोक समिति मिटाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना, ठीक है। तो इसको पॉज कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, पॉज तो कीजिए। अब देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक क्या है, हमारा वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना। अब ये 1937 में आया और ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको देखिए 1 2 3 4 इसमें 5 स्टार लगा दिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब सबसे पहले देखिए, इस योजना पे भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है वो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये योजना कब आया था, 1937 में आया था। और इससे पहले यानी कि 2 साल पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 आ चुका था और उस अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात हो चुका था। मतलब कि प्रांत भी अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। प्रांतों के गवर्नर के पास अपना अब पावर, प्रांत मतलब राज्य क्षेत्र, जैसे कि बम्बई था, बंगाल था, सब अलग अलग प्रांत था ना। और सभी प्रांतों का एक मालिक कौन था, वायसराय था उस समय। तो सभी प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात, वो स्वायत्तता का इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनॉमी। मतलब अब प्रांत भी वहाँ के अपने विषय पर कानून बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वही प्रांतों को फॉलो करना पड़ता था। जबकि अब क्या है कि प्रांत भी अपने स्तर पर कानून बनाएगा। प्रांतों के पास अपना विधानमंडल होगा, जैसे अभी चल रहा है ना। बिहार सरकार का अपना कानून अलग से बनता है और भारत सरकार का कानून अलग बनता है। इसका मतलब अभी क्या चल रहा है, प्रांतों को स्वायत्तता है कि नहीं है, बिल्कुल है, ऑटोनॉमी है। अच्छा, ये जो योजना की बात है 1937 में, उस समय एक लेख छपा था द हरिजन, और उसके राइटर कौन थे, महात्मा गांधी थे। और उसी द हरिजन के जो लेख के माध्यम से उन्होंने शिक्षा योजना जो प्रस्तुत किया था, उसी शिक्षा योजना को क्या बोलते हैं, वर्धा योजना। वर्धा मतलब कहाँ पर क्षेत्र पड़ता है, वर्धा गुजरात में पड़ता है ना वर्धा। ये वर्धा क्षेत्र का नाम है, पता है कि नहीं, नहीं पता है। वर्धा क्षेत्र का नाम है, आपका गुजरात के आसपास का एरिया, वहाँ पे वर्धा बोलते हैं उसको। तो वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है। तो वर्धा शिक्षा योजना इसलिए बोलते हैं क्योंकि द हरिजन में महात्मा गांधी के माध्यम से ये छपा था। ये मीटिंग, ये जो सारी बातें जो हुई थी वो वर्धा के आसपास का क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अब इनका सुझाव क्या है वो जरा समझिएगा। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को, महात्मा गांधी का कहना है कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक बात है, निःशुल्क मतलब बिल्कुल फ्री, और अनिवार्य मतलब सभी को गारंटी मिलना ही चाहिए, छूटना नहीं चाहिए एक भी बच्चा। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कह सकता है कि मेरी मर्जी हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं चलेगा, पढ़ाना पड़ेगा। और ये क्या है, कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, महात्मा गांधी है तो वो क्या बोलेंगे, मातृभाषा में होना चाहिए, अपनी भाषा में पढ़ो। तमिल वाले तमिल में पढ़ो, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ो, है ना। मतलब अपने अपने क्षेत्र का मातृभाषा क्या होता है, अलग अलग होता है। तो शिक्षा का माध्यम हमेशा क्या होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी हिंदी को लेकर के काफ़ी मुखर थे, वो चाहते थे कि हिंदी सभी को आना चाहिए। तो हिंदी को लेकर के थोड़ा सा उनका जो रुझान है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि खुद गुजराती थे। तीसरा पॉइंट देखिए, हर छात्र या छात्रा को रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट, जिसको जैसा इंटरेस्ट है, हर छात्र या छात्रा को रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा मिलना चाहिए। मतलब आप जो भी व्यावसायिक शिक्षा, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, आप अपने रुचि के हिसाब से पढ़ाई करो। आपको जिस भी फील्ड में जाना, जो भी व्यापार करना है, जो भी बिजनेस करना है, उसके हिसाब से आपको जो है शिक्षा मिलना चाहिए। अगर मान लो किसी को मेडिकल साइंस में मतलब डॉक्टर बनना है तो उसके हिसाब से उसको पढ़ाई मिलना चाहिए। जो डॉक्टर बनना चाहते उसको उसी के हिसाब से पढ़ाई होना चाहिए, है ना। तो रुचि के अनुसार आपको जो चीज़ पसंद है उसी के हिसाब से आपको व्यावसायिक शिक्षा मिलना चाहिए। अगला क्या है, दरअसल देखिए, ये जो वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना था, इसका मूलभूत सिद्धांत क्या था। असली बात जो महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी हमेशा एक बात के लिए कहते थे
कि उस शिक्षा का क्या मतलब है जिससे कि रोजगार ना मिले। मतलब कि महात्मा गांधी हमेशा से ही रोजगार परक शिक्षा की बात वो करते थे। वो ऐसी कोरी शिक्षा की बात कभी नहीं करते थे जिससे कि रोजगार ना मिले। तो ये अभी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी भी जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे जो सिलेबस, जो पुराने सड़े गले सिलेबस अभी भी टंगा हुआ है, जिसको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है क्योंकि पास करना होता है, जबकि मार्केट में डिमांड कुछ और है और पढ़ा कुछ और ही रहा है, तो जॉब मिलेगा। इसीलिए अभी ज़्यादातर क्या होता है, शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा है। शिक्षा तो मिला लेकिन जो मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से हमें चीज़ों को नहीं पढ़ाया गया। तो महात्मा गांधी का कहना था कि देखो, उनका कहना था कि जो भी विक्रय योग्य हस्त निर्मित वस्तु हो, विक्रय योग्य मतलब बेचने लायक, हस्त निर्मित हाथों से बना हुआ जो वस्तु होगा उसका उत्पादन करना। उनका कहना है कि आप शिक्षा लो लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का ट्रेनिंग लो साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ जो कि आप हस्त निर्मित वस्तुओं का उत्पादन कर पाओ। मतलब वो रोजगार शिक्षा की, रोजगार परक शिक्षा की बात कर रहा है। क्योंकि यही जो बच्चे लोग जो पढ़ाई करेंगे तो ये साथ ही साथ ये क्या करेंगे, कुछ कुछ सामान भी बनाएंगे और उसी पैसे से क्या होगा, शिक्षकों का वेतन का भी प्रबंध हो जाएगा। तो टीचर को अलग से सैलरी के लिए सरकार का टेंशन होगा नहीं होगा। आप ऐसी चीज़ों का शिक्षा दो ना जिससे हस्त निर्मित वस्तुओं का उत्पादन हो सके और वही आप बेच के उससे अपना सैलरी निकाल लो, बच्चे भी आप में हेल्प कर रहा है। तो ये महात्मा गांधी जो रोजगार परक शिक्षा की बात है, वो जो वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना था, इसके माध्यम से हम लोग पढ़ने मतलब कि जो बता रहे थे, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। और अगला जो लास्ट बचा हम लोग का कौन सा है, सार्जेंट योजना। और उसके बाद ये हमारा टॉपिक शिक्षा योजना वाला टोटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पॉज कर लीजिए वीडियो को। चलो देखिए, अब देखिए सार्जेंट योजना, ये हमारा बिल्कुल अंतिम योजना है। इसको पढ़ करके शिक्षा योजना को टाटा बाय बाय कर लेना है, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन है, सर जॉन सार्जेंट। इसका पहला रिकमेंडेशन देखिए क्या बोलता है कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी इसको बोलते हैं, है ना, उच्च माध्यमिक विद्यालय को पूरे देश में खोला जाए। अब ये 1944 के टाइम के आसपास चला गया, अब आज़ादी 3 साल के बाद हम लोग को मिल जाना है, तो ये अब तो और अच्छी अच्छी बातें करेगा। तो पूरे देश के स्तर पर प्राथमिक और उच्च विद्यालय को खोला। इससे पहले भी सुझाव आता था लेकिन वो ठीक से लागू हो ही नहीं पाता। सुझाव देख रहे हर बार अच्छा मिलता है। तो ये अभी भी कह रहा है सार्जेंट योजना में, ये जो सर जॉन सार्जेंट है ये कहते हैं लागू नहीं हुआ ना कहाँ, ये सब जितना भी दिया सुझाव नहीं लागू थोड़ा होता था, थोड़ा नहीं होता था, पूरा लागू कभी नहीं हो पाता था, है ना। पूरा लागू हो जाता तो फिर ये जरूरत पड़ता क्या। अब देखिए अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इससे पहले तो महात्मा गांधी क्या बोले थे, 7 से लेकर के 14 वर्ष का। अगर वो लागू होता तो फिर इसका जरूरत ही नहीं पड़ता। लागू हुआ भी और थोड़ा सा नहीं भी हो पाया, ठीक है। तो 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, उसके बाद जो 11-17 वर्ष है उसको 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी कि 17 साल तक का पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कौन करेगा, सरकार। तो अच्छी बात है कि चलो भाई कम से कम जहाँ 14 साल तक सरकार अपना अब धीरे धीरे और हायर एजुकेशन ले सकता है। हालांकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे तो हो ही रहा था। तो 17 वर्ष तक की जो 6 मतलब इसको 2 स्लॉट में बांटा गया, सीधी सी बात है। एक 6 से 11 और दूसरा 11 से 17। तो 5 वर्ष को अलग स्लॉट में रखा गया और 6 वर्ष को अलग स्लॉट में रख करके पढ़ाया गया था। ज़्यादा ही लोग इस सब चीज़ में दिमाग उतना नहीं लगाना है, मोटा मोटी आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें एक चीज़ और बोला गया क्या कि 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना चाहिए। मतलब ये 44 के बाद बोला गया कि अगले 30 साल का हम लोग के पास टाइम है कि पूरे देश के स्तर पर ठीक से शिक्षा योजना को लागू करना है। लेकिन ये बात इनको अच्छा नहीं लगा। खैर इनका ये कहना था कि ये 40 साल नहीं बल्कि 16 साल में इस टारगेट को पूरा, 40 साल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद तो देखिए धीरे धीरे करके शिक्षा योजना को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ी और आज जो हम लोगों के पास शिक्षा योजना है, नई शिक्षा योजना नीति, वो देखिए जब इतिहास किसी भी चीज़ का पढ़िएगा ना तो पहले से लेकर के पुराना से लेकर के नया तक को आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय शिक्षा के बारे में टिप्पणी करें, तो आपको ब्रिटिश शिक्षा के बारे में भी बताना पड़ेगा। ब्रिटिश शिक्षा के द्वारा जितने सारे आयोग वगैरह था उसके बारे में बताना होगा और फिर करंट वाला बताना पड़ेगा। तो इतिहास को लेकर के करंट तक जोड़ दीजिएगा ना तो वैसे भी आपके पास शब्द बहुत हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखना इसका समस्या नहीं है, पर बस ये ध्यान रखना कि पॉइंट नहीं छूटना चाहिए आपका, वो पॉइंट आपके दिमाग में होना, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी। अब देखिए इतना पढ़ाएंगे तो इतना ही याद रहेगा और एग्ज़ाम में इतना ही लिख पाइएगा, ये तो ऑटोमेटिक घटते जाएगा।
जितना ज़्यादा आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे वहाँ आप उतना ज़्यादा लिख पाएँ। अभी 300 शब्द में अगर आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक घट करके आपका 250 हो जाएगा, क्षमता घट जाता है। यहाँ 350 का प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ 300 लिख पाइएगा। तो जब भी थोड़ा सा लिखने का घर में प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा ज़्यादा लिखिए, और ताकि वहाँ पर के लिए बैकअप बन सके। अगर एग्ज़ाम के लिए 300 शब्द है तो आप 350 में लिखिए, ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा क्या, शिक्षा योजना से संबंधित जितना भी कमिटीज़ था, ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा वीडियो आगे का। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। बंद कर लीजिए वीडियो को।